सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हमें यहाँ कुछ संख्याएं दे दी गई हैं और हमें इन अलग अलग संख्याओं को अलग अलग संख्या समुच्चय में रखना है। तो ये जो सारी संख्याएं हमें दी गई हैं, ये वास्तविक संख्याएं तो हैं ही। तो ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं तो हैं ही, जिसमें आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक, ऋणात्मक, सारी की सारी संख्याएं आती हैं। अब वास्तविक संख्याओं को हम दो अलग अलग संख्या समुच्चय में बांट सकते हैं। एक संख्या समुच्चय होगा परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याओं में वो संख्याएं आएंगी जिन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा समुच्चय होगा अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याएं, इसमें वह संख्याएं आएंगी जिन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। अब सारी की सारी परिमेय संख्याओं में से अगर हम दशमलव निकाल दें तो हमें मिलेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत एक और संख्या समुच्चय आता है जो होता है पूर्णांक संख्याओं का। अब अगर पूर्णांक संख्याओं में से हम ऋणात्मक संख्याएं निकाल दें तो हमें मिलेंगी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत एक और समुच्चय आता है जो होता है पूर्ण संख्याओं का। तो चलो अब मैं इसी प्रकार से संख्या समुच्चय बना लेता हूं। तो यहां मैंने बना ली है संख्या समुच्चय, परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण और यहां पे है अपरिमेय। अब आप इस वीडियो को यहीं पर रोको और इन सारी संख्याओं को इन अलग अलग संख्या समुच्चय में रखने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलिए अब हम इन्हें साथ में करते हैं। तो पहली संख्या है 3। 3 जो है, 3 को हम 3/1 दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो हुई एक परिमेय संख्या, लेकिन ये सिर्फ 3 भी लिखा जा सकता है जो कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब हुआ कि 3 जो है वो दरअसल एक पूर्ण संख्या है। तो 3 हो गई एक पूर्ण संख्या। अगली संख्या है हमारी ऋणात्मक 5, जिसे हम ऋणात्मक 5/1 या केवल ऋणात्मक 5 भी लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या तो है ही, पर उसके साथ ही साथ ये पूर्णांक संख्या भी है, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो ये आ जाएगी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में। तो ऋणात्मक 5 हो गई एक पूर्णांक संख्या। अगली संख्या है 0.25। 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100, जो कि दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है। तो ये तो हुई एक परिमेय संख्या। तो 0.25 आ जाएगा परिमेय संख्याओं के अंदर। अगली संख्या है 22/7। 22/7 दो पूर्णांकों का अनुपात तो है, पर ये आगे और विभाजित हम इसे नहीं कर सकते। तो ये सीधे सीधे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ये एक बढ़िया सी संख्या हमें दी गई है 0.2713 अपूर्णांक, जहाँ पे ये 1 3 अपने आप को दोहराते रहेगा। तो ये है दरअसल 0.2713 और ये दोहराते रहेगा अपने आप को, ये कभी नहीं रुकेगा। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। और मैं आपको बता दूं कि आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होते हैं। ये वाला तो मैं अभी सिद्ध नहीं करूंगा, पर एक दूसरा उदाहरण देता हूं। समझिए कि 0.3 अपूर्णांक जो कि बराबर है 0.333 और ये चलते रहेगा। और ये तो तुम जानते ही हो कि 0.3333 तो दरअसल 1/3 होता है, जो कि दो पूर्णांकों का अनुपात है। तो आवर्ती दशमलव होते हैं परिमेय संख्याएं।
तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। तो 0.2713 अपूर्णांक हो गया परिमेय संख्या। अगली संख्या है 10 का वर्गमूल। अब 10 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, और किसी भी अपूर्ण वर्ग का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो वो हमें मिलती है अपरिमेय संख्या। तो सीधे सीधे मैं इस 10 के वर्गमूल को लिख देता हूं अपरिमेय संख्या के समुच्चय के अंतर्गत। अगली संख्या हमें दी गई है 14/7। 14/7 तो 2/1 है, या इसे हम केवल 2 भी लिख सकते हैं। 2 तो दरअसल एक पूर्ण संख्या है, तो चलिए इसे हम यहाँ पूर्ण संख्या की श्रेणी में लिख दें। तो यह 14/7 जो है एक पूर्ण संख्या। अरे वाह, हमें पाई भी दिया है। पाई तो आप जानते हैं दुनिया की प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है। इसे अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो भी ये अपरिमेय ही रहेगी। तो 2 पाई जो है वो है एक अपरिमेय संख्या। तो इसे हमने अपरिमेय संख्या के समुच्चय में रख दिया। अगली संख्या है ऋणात्मक वर्गमूल 25 का। अब 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, लेकिन बाहर यहाँ पे हमारे पास है ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक 5 होगा। और ऋणात्मक 5 तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये दरअसल पूर्णांक संख्या है। तो ऋणात्मक वर्गमूल 25 का हमने लिख दिया पूर्णांक संख्याओं में। तो अब हम पहुंच गए हमारी आखिरी संख्या पे, जो है 9 का वर्गमूल बटा 7। 9 का वर्गमूल होता है 3/7। तो ये तो 2 पूर्णांकों का अनुपात है, जो कि हुआ एक परिमेय संख्या। तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ परिमेय संख्याओं में। तो 9 का वर्गमूल बटा 7 हो गई एक परिमेय संख्या। तो सारी की सारी संख्याओं को हमने अलग अलग संख्या समुच्चय में रख दिया। बहुपद px के 4 भिन्न शून्यक हैं। निम्न में से कौन सा आलेख y बराबर बहुपद px को दर्शा सकता है? तो यहाँ पर हमें कुछ 4 आलेख दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा px बहुपद को दर्शा रहा है, और हमें ये बताया गया है कि इस बहुपद के 4 भिन्न शून्यक हैं, यानी कि x के ऐसे कुल 4 मान हैं जिनके लिए ये बहुपद शून्य हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो आलेख होगा वो x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करेगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आलेख x अक्ष को यहाँ पर 1 बार, ये यहाँ पर 2 और ये यहाँ पर 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला आलेख x अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और यहाँ पर 5 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला आलेख x अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला हो सकता है हमारा बहुपद। और ये वाला जो आलेख है ये x अक्ष को 1 बार और 2 बार ही प्रतिच्छेद कर रहा है या छू रहा है। तो यहाँ पर ये वाला आलेख है जो x अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इसके 4 भिन्न शून्यक हैं। तो यही वाला आलेख है जो px को दर्शा सकता है। चलो बात करते हैं बहुपद शेषफल प्रमेय की। अब इसमें अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है जैसे कि px, और उसे अगर हम विभाजित करें एक दूसरे रेखीय बहुपद से, एक घाती बहुपद से, जैसे कि x ऋण a, तो ऐसी स्थिति में हमें जो शेषफल मिलता है, शेषफल समझो कि मैं यहाँ नाम देता हूं r, तो वो हमें बराबर मिलता है p a के। तो ये है बहुपद शेषफल प्रमेय। तो चलो इसे ज़रा अच्छे प्रकार से समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। तो उदाहरण में मैं एक बहुपद लेता हूं, समझो कि px। मैं एक द्विघाती बहुपद लेता हूं, पर ये सही है और ये सच है हर एक घात की बहुपद के लिए। तो मैं यहाँ लेता हूं, समझो 3 गुणा x का वर्ग ऋण 4x धन 7। अब समझो कि मैं इसे विभाजित करना चाहता हूं एक रेखीय बहुपद से, समझो कि x ऋण 1, यानी कि हम विभाजित कर रहे हैं 3 गुणा x का वर्ग ऋण 4x धन 7 को हम विभाजित कर रहे हैं x ऋण 1 से। तो ऐसी स्थिति में बहुपद शेषफल प्रमेय से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ऐसी स्थिति में कि जो हमारा
शेषफल आएगा, समझो r, वो बराबर होगा p a के। इस स्थिति में जो a है वो है 1, तो यानी कि हमें जो शेषफल मिलने वाला है वो मिलने वाला है p 1। अब ये तो हम विभाजित कर सकते हैं बीजीय दीर्घ विभाजन विधि से, तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोको और इसे बीजीय दीर्घ विभाजन विधि से करके देखो कि शेषफल क्या मिलता है। और अगर तुम्हें बीजीय दीर्घ विभाजन विधि के बारे में नहीं पता है तो हमने उसे दूसरे वीडियो में देखा है कि वो क्या होता है और किस तरह से करते हैं, तो वो वीडियो देख के फिर वापस आओ यहाँ पे। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। तो हमें विभाजित करना है 3 गुणा x का वर्ग ऋण 4x धन 7 को। हमें इसे विभाजित करना है, हमें इसे किससे विभाजित करना है, हमें इसे विभाजित करना है x ऋण 1 से। अब दीर्घ विभाजन में हम इस भाज्य की सबसे ऊंची घात का पद लेकर उसे विभाजित करते हैं, उसे हम विभाजित करते हैं भाजक के सबसे ऊंची घात की पद से। तो यानी कि हमें विभाजित करना है 3 गुणा x का वर्ग को हमें विभाजित करना है इससे, यानी कि x से। तो ये जब हम विभाजित करेंगे तो हमें उत्तर में मिलेगा यहाँ पे 3x। तो हमें जो भागफल मिल रहा है वो मिल रहा है 3x। अब यहाँ पे इस भाजक को हम इस भागफल से गुणा करेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा x गुणा 3x, हमें मिल जाएगा 3x का वर्ग, ऋण 1 गुणा 3x हमें मिलेगा ऋण 3x। और अब हमें इस बहुपद में से ये बहुपद घटाना है, तो चलो वो करते हैं। तो इसे हमें घटाना है, तो ये जो है ये धन है, ये हो जाएगा ऋण, और ये जो ऋण है ये हो जाएगा धन। घटाने पे इनके चिन्ह बदल जाएंगे। हमें मिलेगा 3x का वर्ग ऋण 3x का वर्ग, ये तो पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास है ऋण 4x और धन 3x, यानी कि हमें यहाँ मिलेगा ऋण x। और चलो ये नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास और आ जाएगा धन 7। तो अब हमारे पास ये बहुपद है जिसे हमें इस बहुपद से विभाजित करना है। तो इसकी सबसे ऊंची घात है ऋण x, सबसे ऊंची घात का पद ऋण x, जिसे हमें विभाजित करना है सबसे ऊंची घात के पद से, यहाँ से जो है x। तो उत्तर में हमें मिलेगा ऋण 1। तो हमें जो भागफल मिल रहा है इस बहुपद को इस बहुपद से विभाजित करने के, तो वो मिल रहा है हमें ऋण 1। अब इस बहुपद को जब हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x गुणा ऋण 1, ये हो जाएगा ऋण x, ऋण 1 गुणा ऋण 1 ये हो जाएगा धन 1। और अब हमें इस बहुपद में से ये बहुपद घटाना है, तो ये जो ऋण का चिन्ह है ये बदल जाएगा धन में, और ये धन का चिन्ह बदल जाएगा ऋण में। तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा, हमें उत्तर में मिलेगा ऋण x और धन x, ये तो कट जाएगा, यहाँ है धन 7 और ऋण 1, यानी कि हमें मिलेगा 6। तो ये रहा हमारा शेषफल यानी कि r। तो ये हमारा शेषफल मिला हमें 6। अब ये शेषफल क्यों है, क्योंकि इसकी जो घात है इसकी घात हो चुकी है 0, और जो हमारा भाजक है उसकी घात है 1, यानी इसकी घात भाजक की घात से कम हो चुकी है, यानी अब ये और विभाजित नहीं होगा। तो यही है हमारा शेषफल। तो अब हमें शेषफल मिल गया बीजीय दीर्घ विभाजन विधि से, ये मैं यहाँ हटा देता हूँ, तो वो हमें मिल रहा है 6। लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या बहुपद शेषफल प्रमेय से भी हमें यही शेषफल मिल रहा है। तो बहुपद शेषफल प्रमेय से जब इस बहुपद को इस बहुपद से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल मिलता है P1। तो चलो देखते हैं कि P1 क्या है। तो इस बहुपद में हम x की जगह डाल देते हैं 1 और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो P1 बराबर होगा 3 गुणा x की जगह हमें 1 रखना है, तो ये है 1 का वर्ग, ऋण 4x की जगह हमें 1 रखना है, तो ये 4 गुणा 1 धन 7। तो ये बराबर है 3 गुणा 1 का वर्ग यानी कि 3, ऋण 4 गुणा 1 यानी कि ऋण 4, और यहाँ पे है धन 7। तो हमें P1 क्या मिल रहा है, हमें P1 मिल रहा है 3 ऋण 4 यानी कि ऋण 1 धन 7, यानी कि ये हमें मिल रहा है 6। तो बिल्कुल सही, यानी कि जो हमें यहाँ शेषफल प्रमेय से जो शेषफल मिल रहा है वो बराबर है P1 के, जो हमें मिला था यहाँ पे 6। तो अब इस बहुपद शेषफल प्रमेय का फायदा क्या है,
इसका फायदा ये है कि हमें कोई भी बहुपद दिया हो और उसे जब हम एक रेखीय बहुपद से विभाजित करेंगे, तो अगर हमें भागफल में रुचि नहीं है और हम जानना चाहते हैं कि सिर्फ इसका शेषफल क्या होगा, तो हमें ये बीजीय दीर्घ विभाजन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे इसमें x की जगह अगर ये 1 डाल देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया, या x की जगह हम a डाल देंगे pa, तो वो होगा हमारा भागफल। ये होता है बहुपद शेषफल प्रमेय और इसे हम आने वाले वीडियो में सिद्ध भी करेंगे। क्या x ऋण 3 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है? तो अगर हम इस बहुपद को दीर्घ विभाजन के जरिए इस x ऋण 3 से विभाजित करें और वो करते 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 अगर हमें कुछ शेषफल मिल रहा है, तो यानी कि इसने इसे पूरी तरह विभाजित नहीं किया, यानी कि x ऋण 3 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये गुणनखंड तभी होगा जब हमें शेषफल में कुछ भी ना मिले, यानी कि हमें शेषफल में अगर मिलता है 0, यानी कि समझो शेषफल में यहाँ लिखता हूँ r, अगर शेषफल हमें 0 मिलता है तब और सिर्फ तभी ये x ऋण 3 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अब शेषफल निकालने की तो एक बहुत ही बढ़िया विधि हमें पता है, जो है शेषफल प्रमेय। अगर तुम्हें शेषफल प्रमेय के बारे में नहीं पता है तो एक दूसरे वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय के बारे में बात की है, वो देख के आओ, फिर वापस आओ यहाँ पे। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है? शेषफल प्रमेय कहता है कि अगर हमारे पास कोई बहुपद है px और उसे अगर हम विभाजित करते हैं एक व्यंजक से, एक पदी व्यंजक से, समझो कि x ऋण a, तो ऐसी स्थिति में हमें जो इसका जो शेषफल मिलता है, समझो कि r, वो दरअसल बराबर होता है p a के। अब हमारा बहुपद ये रहा जिसे हमें भाग देना है x ऋण 3 से, यानी कि x ऋण a से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो a है यहाँ पर वो है 3। तो हमें अगर इसका शेषफल निकालना है तो शेषफल हमारा होगा बराबर p a, यानी कि p 3 के। तो चलो जल्दी से इसका हम शेषफल निकाल लेते हैं। तो वो हमें बराबर मिलेगा इस बहुपद में x की जगह 3 डालने के। तो चलो करते हैं। तो 2 गुणा x की जगह आएगा 3 और इसकी घात है 4, ऋण 11 गुणा x की जगह आएगा 3 और उसकी घात है यहाँ पे 3, धन 15 गुणा x की जगह आएगा 3, घात है यहाँ पर 2, धन 4 गुणा x की जगह आएगा 3 और ऋण 12। अब मैं पूरा शेषफल गुलाबी रंग से लिखता हूं, तो ये हमें मिलेगा 2 गुणा 3 की घात 4 यानी कि 81, ऋण 11 गुणा 3 की घात 3 यानी कि 27, धन 15 गुणा 3 की घात 2 यानी कि 9, धन 4 गुणा 3 ऋण 12। तो 2 गुणा 81 होगा 162, ऋण 11 गुना 27 होगा 10 गुना 27 होता है 270 और उसमें 27 और, तो ये होगा 297, धन 15 गुना 9 होगा 135, धन 4 तिया होगा 12 ऋण 12। अब 12 ऋण 12 तो यहाँ कट जाएगा। अब 162 धन 135 हमें मिलेगा 297 और यहाँ हमारे पास है ऋण 297, तो हमें मिल चुका है 0, यानी कि हमें शेषफल मिल रहा है 0, यानी कि ये एक पदी व्यंजक इस बहुपद को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, यानी कि ये इसका गुणनखंड है। अजय और विजय को 24 गुणा x की घात 5 को दो एक पदी के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए कहा गया। उनके उत्तर निम्नलिखित आए। अजय को कुछ ऐसा मिला और विजय को कुछ ऐसा। किस विद्यार्थी का उत्तर सही है? तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोको और देखो कि किस विद्यार्थी ने इसे बिल्कुल सही किया है। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। अजय का उत्तर है 8 गुणा x की घात 3 गुणा 3 गुणा x की घात 2। अब यहाँ पे अगर मैं संख्याओं का गुणन करूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा 8 गुणा 3 और अगर x का गुणा करूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा x की घात 3 गुणा x की घात 2। अब 8 गुणा 3 ये तो 24 होता है और यहाँ पे मेरे पास है एक गुणनफल जिसका आधार समान है पर घातें अलग अलग हैं। तो ये तो मैं जानता हूँ कि अगर हमारे पास
आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो उनका जो गुणनफल होता है वो एक ही आधार होता है जहाँ पे घातें जुड़ जाती हैं। तो चलो वही काम यहाँ करते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा गुणा x की घात 3 धन 2, यानी कि ये हो जाएगा 24 गुणा x की घात 5। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो अब देखते हैं विजय ने क्या किया। अब विजय ने इसे लिखा है 4 गुणा x गुणा 6 गुणा x की घात 4। तो चलो करते हैं, पहले संख्याओं को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4 गुणा 6 गुणा यहाँ पे हमारे पास x गुणा x की घात 4। तो ये बराबर होगा 4 गुणा 6 तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ दो संख्याएं हैं जिनके आधार बराबर हैं पर घातें अलग अलग हैं, तो चलो यही लगाते हैं। ये बराबर होगा एक ही आधार के जहाँ पे घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पे जो घात है वो है 1, तो ये जोड़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आएगी 1 और 4। तो हमें मिलेगा 24 गुणा x की घात 5। तो अरे वाह, विजय ने भी बिल्कुल सही किया है, बहुत ही बढ़िया। यानी कि इसे हम अलग अलग प्रकार से दो एक पदी के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो हम भी कोशिश करते हैं। तो हमें दिया गया है 24 गुणा x की घात 5। तो चलो एक काम करते हैं, 24 को हम लिख देते हैं 12 गुणा 2, एक ही बात है 24 है। और x की घात 5 इसे हमें तोड़ते हैं दो टुकड़ों में, तो समझो इसे मैं लिखता हूँ 3 धन 2। तो ये बराबर होगा 12 गुणा 2 गुणा x की घात 3 गुणा x की घात 2। चलो इसे अलग अलग कर देता हूँ, तो यहाँ आएगा 12 गुणा x की घात 3 गुणा 2 गुणा x की घात 2। तो मैंने भी इसे दो अलग अलग एक पदी के गुणनफल में लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो गणित का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर जिसे हम लोग वास्तविक संख्याएं के रूप में भी जानते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि रियल नंबर पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हमें रियल नंबर पढ़ना क्यों चाहिए या नंबर्स ही क्यों पढ़ना चाहिए। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस का जवाब हम अपने क्लास में देखेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि रियल नंबर हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ी है और रियल नंबर पढ़ने से हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग हो सकता है। बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रियल का अर्थ क्या है, नंबर्स का अर्थ क्या है, नंबर्स आया कहाँ से, नंबर्स के बेसिक टर्म्स क्या है। उस बेसिक टर्मिनोलॉजी को जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे रियल का अर्थ क्या है। रियल का अर्थ होता है वास्तविक। रियल का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक। समझ में आई बात। और नंबर्स, जैसा कि हम लोग बचपन से जानते हैं, नंबर्स का मतलब होता है संख्या। वास्तविक संख्याएं। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं कि नंबर्स को आप जानते हैं क्या, नंबर्स को देखा है कहीं, या यूँ कहें कि नंबर्स के बिना आप रह सकते हैं? बताइए आप। बिल्कुल नहीं, नंबर्स के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। जब हमारी सुबह नींद खुलती है उस समय से लेके रात तक सोने तक, या यूँ कहें कि अगले दिन सुबह उठने तक हम नंबर से ही घिरे हुए रहते हैं। जैसे कि अगर हमारी नींद खुलती है और हमें अपने विद्यालय जाने में लेट हो रही होती है तो हम अपने माँ या पापा जी से पूछते हैं कि पापा टाइम कितना हो रहा है, तो वहाँ एक वर्ड आता है 6 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। 6, 5, 4, 8 ये क्या है? ये एक नंबर से। तो हम देखिए नंबर से घिरे हुए हैं। सुबह उठकर हम तैयार हो गए, तैयार होने के बाद जब ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में माँ हमारे लिए पराठे बनाती है और हम बोलते हैं, मम्मा पूछती है हमसे कि बेटे कितने पराठे खाएंगे आप? हम बोलते हैं माँ आज 2 पराठे खाऊंगा और 2 पराठे मैं लंच में लेके चला जाऊंगा। तो दो वर्ड जो आ रहा है वो भी हमारे नंबर्स है। तो ये नंबर्स आए कहाँ से, किस तरीके से आए और नंबर्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, उस बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोग अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो है डिजिट्स।
डिजिट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंक। बिना डिजिट्स का नंबर का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। जितने भी प्रकार के हम नंबर्स देखते हैं वो डिजिट्स के मिलने से ही बनता है। तो डिजिट्स होते कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं, बता सकते हैं कितने होते हैं? राइट, डिजिट्स की टोटल संख्या होती है 10। और कौन कौन से होते हैं, स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 तक हमारी डिजिट्स होती हैं और इसे हम काउंट करें तो टोटल नंबर कितने हो जाते हैं? 10। तो डिजिट्स आप समझ में आ गए आप सभी लोगों को? वेरी गुड। अब डिजिट्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है नंबर। नंबर जो कि हमारा चैप्टर भी है, नंबर का अर्थ होता है संख्या। नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई बता सकता है? आप में से कोई भी बता सकता है कि नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है? नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों? नंबर का फॉर्मेशन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से होता है। या तो डिजिट्स सिंगल रूप में भी आ जाए तो भी वो एक प्रकार का नंबर है, या किसी प्रकार के कॉम्बिनेशन में आ जाए तो भी वो एक प्रकार का नंबर है। देखते हैं एग्जाम्पल में। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंगल डिजिट है वो भी एक नंबर है जिसे हम लोग 1 कहते हैं। एक से अधिक डिजिट का जब हमने मेल किया 1 और 0 तो ये हमारा नंबर बन गया, 10 इसे बोलते हैं। और जब 2 से भी अधिक का किया हमने 1 0 0 तो ये 100 मिल गया, ये 100 नंबर मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि डिजिट्स को जब हम कंबाइंड रूप में रखते हैं या सिंगल रूप में रखते हैं तो भी ये एक प्रकार का नंबर होता है। तो आप कह सकते हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये भी एक कॉम्बिनेशन ही है। कैसे? आप 1 को 0 1 भी लिख सकते हैं। जितने भी सिंगल डिजिट यूनिट होते हैं उसमें आप 2 डिजिट मिलाकर 01 02 03 ये आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन है और ये हमें नंबर दे रहा है। लेकिन बेसिकली हम लोग 1 2 3 ही यूज करते हैं सिंपली, बट हम इसे भी यूज कर सकते हैं और 1 2 3 भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। तो बच्चों आपको समझ में आ गया डिजिट क्या होता है और नंबर्स क्या होता है, नंबर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो नंबर्स के बाद अब हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होता क्या है बच्चों? आप लोग जानते हैं क्या नेचुरल नंबर्स होता है? कोई भी आप लोग में कोई बता सकता है हमें कि नेचुरल नंबर्स होता क्या है? नेचुरल नंबर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक। आप नेचर वर्ड जानते होंगे, नेचर से ही आया है नेचुरल, प्राकृतिक। संख्या। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है? जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 और इन्फिनाइट तक चला जाए उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये डॉट 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 मतलब क्या है मेरे बच्चों? इसका अर्थ है कि ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, आगे की ओर ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आप सभी लोग को आसानी से समझ में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की परेशानी? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर के बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर्स, होल तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा। होल का मतलब क्या होता है? एक पूर्ण होता है। तो इस होल नंबर्स का मतलब भी क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों,
पूर्ण संख्याएं। आप लोग जानते होंगे कि जीरो का इन्वेंशन कहाँ हुआ? हमारे भारत देश में हुआ। जीरो का इन्वेंशन किन्होंने किया? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया था। जीरो के इन्वेंशन होने के बाद ये होल नंबर आया। क्यों? क्योंकि जो होल नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है। अगर हम नेचुरल नंबर के आगे जीरो पुट कर दे, जीरो को रख दे और जीरो से हम अपने नंबर्स को स्टार्ट कर दे, तो ये जो नंबर है ये हमारा होल नंबर कहलाता है। आप सभी को पता होगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 और ये कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंटीजर्स का ज्ञान भी आपको 5वीं 6ठी क्लास में हो चुकी होगी कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स को बेसिकली हम लोग कहते हैं पूर्णांक। इसका अर्थ होता है पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स होते क्या हैं? अच्छा, आपने देखा होगा, सपोज आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है, कि अगर हमने 4 में से -3 किया तो ये हमें दे दिया 1, ठीक है। ये तो हम समझ रहे हैं कि 1 क्या है? 1 हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर्स भी है, ठीक है। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर कर दे, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? हम जानते हैं बेसिक सब्ट्रैक्शन का मेथड आपको पता होगा कि सब्ट्रैक्शन हम लोग करते कैसे हैं। जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है किसी भी दो नंबर का, ठीक है, तो उनके बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं। बेसिक क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। तो 4 और 3 का बेसिक डिफरेंस क्या होगा? 1। हम लोग सभी जानते हैं कि 1 इसका बेसिक डिफरेंस होगा। और 4 और 3 में बड़ा कौन सा नंबर है? 4। तो इसके आगे का साइन क्या है? नेगेटिव, माइनस साइन हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये -1 आ गया। ये जो नंबर है, ये जो नंबर हमारा इंटीजर्स कहलाता है। मीन्स जब हम अपने नेचुरल नंबर के आगे पॉजिटिव साइन के साथ साथ नेगेटिव साइन भी पुट कर देते हैं तो एक नए नंबर का फॉर्मेशन होता है जो कि इंटीजर्स के रूप में जाना जाता है। तो इंटीजर्स का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हमारे इंटीजर्स है, ठीक है बच्चों। अब ये देखिएगा, ये -1, -2, 3 है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, और 0, 1, 2, 3, 4 ये कंटिन्यूसली चलता चला जाए तो इसे हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं। इसे हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं। ये हमारा होल नंबर होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन, ये हमारा इंटीजर्स कहलाता है। अब जो नया है वो पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर भी आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि इवन नंबर होता क्या है। इवन नंबर होता है सम संख्या। आप लोग जानते होंगे सम संख्या। इवन का मतलब होता है सम। सम संख्या कहते किसे हैं, या इवन नंबर हम लोग कहते किसे हैं? आप लोग जानते हैं बच्चों कि इवन नंबर किसे कहते हैं? आप लोग जरूर जानते होंगे, बताइए। इवन नंबर जो होता है जो पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल हो या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ऐसे नंबर को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। विच इज डिविजिबल बाय 2। जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आप लोग बताइए ना हमें। 4, क्या 4 2 से डिविजिबल है? करेक्ट, 2 से हमारा ये नंबर डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 84, क्या ये डिविजिबल है? एनीवन, कोई बता सकता है कि 2 से डिविजिबल है? राइट, ये भी 2 से डिविजिबल है। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई हमारा नंबर
10 अंकों का हो, उससे अधिक अंकों का हो, सपोज 8 9 6 4 8 9 2 4 3 0, तो क्या बता सकते हैं? आपको टाइम लग जाएगा डिवाइड करने में। इसका भी एक आसान सा तरीका है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे डिविजिबिलिटी रूल्स में, कि हम कैसे भी किसी नंबर को देखकर बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए एक आसान तरीका क्या है, कोई बता सकता है आप लोगों में से? करेक्ट, इसका एक आसान तरीका है कि हम इसमें यूनिट डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, अगर हमारा यूनिट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 अगर हमारे यूनिट डिजिट हो, इसका मतलब है ये कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है, वो पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल हो जाता है। मतलब 2 से डिविजिबल, दैट्स मीन हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर की जानकारी हमें मिल चुकी है। इवन नंबर के बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर की भी जानकारी आपको बचपन से ही होती है। ऑड नंबर भी आप बचपन से ही पढ़ते होते हैं, है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? ऑड नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, जोर से बोलिए। ऑड नंबर को विषम संख्या। वेरी गुड। ऑड नंबर को हम लोग कहते हैं विषम संख्या। तो बच्चों ये बताइए कि ऑड नंबर कहते किसे है? ऑड नंबर का मीनिंग तो आपने बता दिया कि विषम संख्या होती है, बट मुझे ये बताइए कि ऑड नंबर कहते किसे है? बताइए। ऑड नंबर हम कहते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। इवन नंबर में क्या था, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। इसे लिख सकते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो उसे हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, और आपको बताना है कि ऑड नंबर है या नहीं है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने 5। ठीक है, ये 5 है कि नहीं है, आप बताइए। करेक्ट, ये 5 हमारा ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 5 में, 2 2 जा 4 और 1 हमारा रिमाइंडर आ जाता है, तो 5 हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, अब बताइए 17 क्या होता है? ऑड नंबर, बताइए है कि नहीं? 2 से आप डिवाइड करके देखिए। गुड, 2 से डिवाइड किया आपने 8 टाइम्स में, 2 8 या 16। 1 जो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर आ गया, पूरी तरीके से विभाजित तो हुई नहीं। तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं हुई तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो है हमारा नंबर ये ऑड नंबर है कि नहीं? अब आपको बताना है, सेम इवन नंबर की तरह मैं आपको 10 नंबर का देता हूँ या उससे अधिक बड़ा देता हूँ। 5 7 6 8 4 9 2 3। अब ये बताइए, ये जो नंबर है हमारा ये ऑड नंबर है कि नहीं? तो इसका कंपेयर हम लोग इवन नंबर से करेंगे। पहले चेक करेंगे कि ये इवन नंबर है या नहीं। तो इवन नंबर चेक करने के लिए क्या हम देखते हैं कि हमारा यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए था, 0, पीछे पेज में देखिए आप जो आपने लिखा है 0 2 4 6 8। 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी यूनिट डिजिट है तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन उसके अलावा है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे डिजिट्स की संख्या दी गई है टोटल 10, उसमें से 0 2 4 6 8 हटा दिया जाए तो जो डिजिट बचते हैं अगर वो यहाँ अवेलेबल है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। कौन कौन सा नंबर हो सकता है, आइए देखते हैं उसे। यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो हो सकता है 1 3 5 7 9 के बाद हम देखते हैं कि अगर आप सिंपली ऐसा होता क्यों है, सोच के देखिए ऐसा क्यों होता है, क्यों यूनिट डिजिट पर हम ये चेक कर लेते हैं। अगर आप ये 2 से डिवाइड करेंगे तो इन सभी में रिमाइंडर आ जाता है, ऑटोमेटिकली रिमाइंडर आ जाता है। मतलब 1 3 5 7 9 यहाँ पे अवेलेबल होगा यूनिट डिजिट पे, तो हम देखकर उस नंबर को बता सकते हैं कि वो इवन है या ऑड है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? गुड। अब
जो नया नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, सभी लोग आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, पहले से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। वेरी गुड। प्राइम नंबर को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर होता क्या है बच्चों, आप बताएंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है? गुड। प्राइम नंबर क्या होता है, इसे हम लोग 2-3 तरीके से देख सकते हैं प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है ना। प्राइम नंबर, अगर सपोज हम एक बात करते हैं फैक्टर की, ठीक है ना, फैक्टर वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। फैक्टर्स को हिंदी में हम लोग गुणनखंड कहते हैं। फैक्टर्स कहते हैं गुणनखंड। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 4 का फैक्टर क्या होगा, सिंपली मैंने आपसे ये पूछा कि 4 का फैक्टर क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 4 का फैक्टर होगा 1। मतलब फैक्टर क्या होता है? जिससे वो डिविजिबल हो जाए। ये नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है पूरी तरीके से? तो 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो 1, 2 और 4। और इसके अलावा कोई भी नंबर है जिससे ये डिविजिबल है? किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो खुद होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 4 का अगर हम बोलें कि सबसे बड़ा फैक्टर, या यूं कहें कि सबसे लास्ट फैक्टर, तो 4 का सबसे बड़ा फैक्टर 4 ही होगा, क्योंकि 4 से जब नंबर बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस नंबर से भी बड़ा हो जाएगा। तो जब बड़े नंबर से हम छोटे में डिवाइड करेंगे तो वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, वो डेसिमल वगैरह में आ जाएगा, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। और सबसे छोटा फैक्टर किसी का पूछा जाए तो वो होगा 1। गुड। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1 से सभी नंबर डिविजिबल है, और 1 हमारा सबसे छोटा नंबर होता है। तो 1, तो 1, 2, 4, 6 की अगर बात करें तो 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है और 6 से है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 12। 12 के फैक्टर कौन कौन होंगे? ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो थोड़ा अधिक फैक्टर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। 1, 2, 3, 4, 6 और भी कोई नंबर हो सकता है क्या? इतना काफ़ी है या कोई नंबर? नहीं होगा, लास्ट में होगा हमारा 12। मैंने आपको बताया था बच्चों कि किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर, या यूँ कह लें सबसे लास्ट फैक्टर हमारा वो नंबर खुद ही होता है। तो 12 का फैक्टर हो गया 12, ठीक है। तो अब देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बड़े नंबर है, सपोज आपने 1 लिया, तो 1 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा पूरी तरीके से? 12 टाइम्स में। तो 12 भी हमारा एक फैक्टर हो गया। तो 1 और 12। 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में होगा? 6 टाइम्स में। तो 2 और 6 भी इसका फैक्टर कहलाएगा। और 3 से करेंगे तो भी ये हमारा 4 टाइम्स में होगा। तो आप देखिए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो भी 12 आ रहा है, 2, 6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 12 आ रहा है, और 3, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें हम क्या करें? मल्टीप्लाई करते रहिए, तो देखिए ये सब 12 ही आ रहा है। तो हम फैक्टर इस तरीके से आसानी से भी निकाल सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, बस छोटा सा नंबर है 2। 2 के फैक्टर कौन कौन होंगे बताइए? 2 के फैक्टर 1 और 2। गुड। 1 और 2, क्योंकि 1 से डिवाइड किए 2, मैक्सिमम नंबर ही आ गया हमारा 2, और इससे बड़ा कोई नंबर हो नहीं सकता। 2 फैक्टर है, ऐसे कोई और भी नंबर इससे 2 फैक्टर है? बताइए फटाफट। वेरी गुड। 3। ये 3 भी हमारा एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर, 1 और 3। तो बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है, क्या फैक्टर से इसका रिलेशन कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेशन कैसे है। जो भी नंबर, जिस नंबर के 2 ही फैक्टर हों, ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए ये 2 हमारा, 2 के 1 और 2, तो 1 और 2 हमारा 2 ही फैक्टर है, तो 2 हमारा क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। 3 का ले ले, 1 और 3, 1 और 3 किसका है? 3 का, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर।
अभाज्य संख्या मतलब जिसके भी दो फैक्टर हों, ऐसे नंबर जिसके ओनली दो फैक्टर हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जिसके दो से अधिक फैक्टर हो तो उसे क्या कहेंगे, या कोई ऐसा भी नंबर है जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर हो, बता सकते हैं आप? यस करेक्ट, एक हमारा एक ऐसा नंबर है 1 जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह की बातें आ गई, देख सकते हैं। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ एक फैक्टर है, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, और कुछ नंबर ऐसे हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर है। तो इसको 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं फैक्टर्स के बिहाफ पे। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ एक फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो, और ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक हो। तो 2 से अधिक जिसके फैक्टर्स होंगे उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एक फैक्टर हो तो ना इसे प्राइम बोलेंगे ना इसे कंपोजिट बोलेंगे, और जिसके 2 फैक्टर हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। तो याद रखिएगा इस बात को अच्छे तरीके से, जिसके 2 फैक्टर हो, जिस नंबर के 2 फैक्टर प्राइम नंबर, जिसके 2 से अधिक फैक्टर कंपोजिट नंबर, और जिसके एक फैक्टर ना वो प्राइम नंबर कहलाएगा ना कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो इस बात को ध्यान से आप लोग रखिएगा, और आप लोग ये भी लिखिएगा, आज का होमवर्क तरीके से आपको समझ लीजिए कि 1 से लेके 10 के बीच में सभी नंबर्स का फैक्टर्स लिखेंगे। उस फैक्टर्स के बिहाफ पे ये बताएंगे कि कौन सा नंबर हमारा प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है, और कोई ऐसा भी नंबर है इनके बीच में कि जो प्राइम भी ना हो कंपोजिट भी ना हो। याद रखिएगा बीच में लिखना है, बिटवीन, ना कि 1 भी आप इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 और 10 के बीच के नंबर को आप लिखेंगे और बताएंगे उसमें कि किसके कितने फैक्टर है। तो पहले आप फैक्टर लिखेंगे और उसके आधार पर आप हमें बताएंगे कि प्राइम नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर कौन सा है, और कोई प्राइम या कंपोजिट कोई नहीं है तो कौन सा नंबर नहीं है। तो हमने देख लिया, फैक्टर देख लिया, फैक्टर के बिहाफ पे हमने प्राइम नंबर देख लिया। अब हमें कंपोजिट नंबर देखते हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे। कंपोजिट नंबर बच्चों, कंपोजिट नंबर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या। तो जैसा कि हमने पढ़ा है अभी कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो उसे हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ले लें, ठीक है, 8 ले लेते हैं। 8 का फैक्टर हम देखें, 8 का फैक्टर हम चेक करते हैं। 8 का फैक्टर आप लोग बताइए, 8 का फैक्टर क्या होगा? पहला फैक्टर 1, वेरी गुड। दूसरा फैक्टर 2, वेरी गुड। तीसरा फैक्टर 4, वेरी गुड। और कोई फैक्टर? यस, खुद लास्ट नंबर हमारा 8। 1, 2, 4, 8 मतलब मोर देन 2 फैक्टर। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स। एक बार मोर देन 2 फैक्टर्स, वो हमारा क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है उसमें आप इस चीज़ का भी ध्यान देंगे। और एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स देख लिया था, अब हम देखेंगे मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल आपको नाम से ही मालूम चल रहा होगा, आपने मल्टीपल का मतलब भी आप समझ रहे हो, मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना? तो मल्टीपल की हम बात करते हैं जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? गुणज। ठीक है, अगर किसी नंबर का आपसे मल्टीपल पूछा जाए, ठीक है ना, मल्टीपल आपसे पूछा जाए कि बताइए मल्टीपल क्या होगा। सपोज हम आपसे पूछते हैं 2 का मल्टीपल, ठीक है ना, कि 2 का मल्टीपल आपसे पूछा जाए कि 2 का मल्टीपल क्या होगा। आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, बताइए हमें 2 का मल्टीपल क्या होगा। गुड, 2 का मल्टीपल पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। ये कहाँ तक चला जाएगा बच्चों? क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा मल्टीपल किसी नंबर का क्या हो सकता है? फैक्टर तो हम बता सकते थे, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर मल्टीपल क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं,
क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम मल्टीपल सबसे बड़ा नहीं बता सकते हैं, सबसे छोटा बता सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या कहलाता है, वो खुद सबसे बड़ा फैक्टर होता है, उसी तरीके से सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद होता है। देखिए 2 का पहला मल्टीपल क्या है हमारा 2, ठीक है, ये खुद मतलब स्मॉलेस्ट मल्टीपल हम लोग बता सकते हैं, सबसे छोटा। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल बच्चों, आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा मल्टीपल किसी भी नंबर का क्या होगा, तो वो नंबर खुद ही अपने आप का सबसे छोटा मल्टीपल कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है, अभी जो हमें पढ़ना है वो बेसिक्स में आपको एक बता रहा हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में देख रहे हैं फैक्टर भी आ रहा है, मल्टीपल भी आ रहा है, दोनों में रिलेशन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, जो आपको आसानी होगी समझने में। देखिए अगर फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, फैक्टर अगर देखें कि 4, ठीक है, 4 का फैक्टर क्या है 1, 2 और 4। याद रखिएगा हमने यहाँ पे निकाला है फैक्टर, आप ये मत समझ लीजिएगा कि मल्टीपल हमने निकाल दिया, हमने निकाला है फैक्टर। तो 4 का क्या होगा 1, 2, 4, मीन्स ये 1 से ये डिविजिबल है, 2 से ये डिविजिबल है, 4 से ये डिविजिबल है। तो 4 का फैक्टर 1 to 4, तो हम कह सकते हैं कि 4 1 to 4 का मल्टीपल है। बात समझ में आ गई बात? ये अगर आप इस तरीके से देखें कि 4 का ये फैक्टर है, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये 1 to 4 जो होगा 1 to 4 का मल्टीपल होगा, क्यों? यहाँ देख सकते हैं 2 में 2 and 4 यहाँ मल्टीपल हमने लिखा है, 2 में 4 आ रहा है मल्टीपल। सेम अगर आप 1 का भी लिखेंगे मल्टीपल, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा। 4 का भी लिखेंगे तो 4 8 12 so on। तो ये देख सकते हैं आप कि जब 1 4 इन सभी का मैंने पार्टिकुलर मल्टीपल लिखा है, तो सभी में 4 पाए जा रहे हैं। इसका मतलब 4 का ये फैक्टर है और 4 इन सभी का मल्टीपल है। तो आज आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि 1 के 10 के बीच में आपको फैक्टर्स लिखने हैं, तो आप 1 के 10 के बीच के नंबर्स का सभी का 5-5 मल्टीपल भी लिख कर आएंगे, ताकि आप देख सकें कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसी क्लास में हम लोग इससे आगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के ऊपर वर्क करेंगे और रियल नंबर को कंटिन्यू करेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।